तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। आज का लेक्चर डिटेल होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर। हम प्रीवियस लेक्चर हम लोग बनाए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे, जो कि हम लोग उसमें समझे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। और वो वहाँ से हम लोग रिलेट किए थे कि हमको फिजिक्स का मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट को समझने के लिए उसका मैथमेटिकल डेप्थ में जाना पड़ता है, तब वो कंसेप्ट हमको कंसेप्चुअली समझ में आता है कि उसके लिए ये फार्मूला क्यों है। मतलब कि हर कंसेप्ट को आप बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं समझ सकते हैं, उसका मैथमेटिकल डेप्थ में भी जाना होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कशन किए थे, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट को हम लोग बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग उस पर बात किए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी समझेंगे। मतलब कि आज थोड़ा डिफरेंट, प्रीवियस लेक्चर से डिफरेंट थोड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल को और थोड़ा डिफरेंट तरीका से हम लोग समझेंगे, बट बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स ही। और उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को समझेंगे और दोनों को इंटर रिलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद इन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें दो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, मान के चलिए कि हम लोग प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड है कितना डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे। तो हम इसका डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं स्टूडेंट। इसका डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं पी वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्यू और डी वेक्टर। डी वेक्टर मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज के बराबर होगा, और ये जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये डायरेक्शन होगा। तो हम लोग इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये दो चार्ज के लिए फार्मूला है, इन नंबर ऑफ चार्ज के लिए भी हम लोग फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसका डिफिनीशन को लिखते हैं, पहले आज का लेक्चर में तो हम ये समझेंगे कि इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्यों कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड है, एक डाइपोल और एक मूवमेंट, मतलब कि इसका नाम ये क्यों दिया जाता है, और इसका फार्मूला को भी हम लोग रिलेट करेंगे। लेकिन इसका जो फार्मूला का मतलब इस फार्मूला का जो डिफिनीशन होता है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम लोग डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो हमको कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस क्यों दिया जाता है, दैट मींस कि यहाँ पे जो डी है उसको स्मॉल डिस्टेंस क्यों बोला जाता है। तो पहले हम लोग देखिए कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी। क्या होता है डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा हम इधर समझ रहे हैं कि मान के चलिए कि हम स्पेस में बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q1 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे, Q3 यहाँ पे, Qn यहाँ पे। ठीक है, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर मान के चलिए R2 वेक्टर है, Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर, Q4 का पोजीशन वेक्टर सॉरी Qn का पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर। तो इस प्रकार से स्पेस में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम किसी भी फार पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि एक पॉइंट ले रहा है दैट इज आरपी, मतलब कि एक पॉइंट पी ले रहा है जो कि इंडिविजुअल चार्ज से वेरी फार डिस्टेंस पे। अगर इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें, अगर पोटेंशियल एट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ जाए, तो उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन। और डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन का ही हम लोग क्या निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लिए कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो हमको पता चल गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम इसका क्या काम करते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, बट ये n चार्ज के लिए है। ठीक है, लेकिन 2 चार्ज के लिए जो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है ये होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम स्मॉल डिस्टेंस क्यों बोलते हैं। स्मॉल डिस्टेंस बोलने का कारण ये है कि हम
जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट करने का मतलब क्या कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ये डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि किसी भी फार पॉइंट पी पे अगर पोटेंशियल इनवर्सली टू आर स्क्वायर हो जाए तो उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि दिस इज द डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी फार फ्रॉम द इंडिविजुअल चार्ज। तो मतलब कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल चार्ज से बहुत दूर है। तो मान के चलिए कि ये भी एक तरह का डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम अगर इसको डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन कब बोलेंगे, तो इसको डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन तब बोलेंगे कि अगर हम किसी भी फार पॉइंट पी पर अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करें इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये n नंबर ऑफ चार्ज के लिए है, ये दो चार्ज के लिए है। तो अगर मान के चलो कि हम लोग मान लिए कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल इनवर्सली टू आर स्क्वायर आ गया और आता भी है इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी भी फार पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल को कैलकुलेट करिएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये जो डी है बहुत स्मॉल है। मान के चलिए कि ये इस डिस्टेंस को हम लोग बोल दिए आरपी, तो विथ रिस्पेक्ट टू आरपी डी इज वेरी स्मॉल, सो आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज एट वेरी फार। इसके रिस्पेक्ट में ये दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है, तो इसी कारण बोलते हैं फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग जो मैग्नीट्यूड ऑफ डी है वो स्मॉल बोलते हैं, उसका डिफिनेशन में स्मॉल डिस्टेंस बोलते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये स्मॉल डिस्टेंस हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हम लोग डिफिनेशन में स्मॉल डिस्टेंस को बोलते हैं। अब देखिए हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था कि अगर मैं इसका डाइपोल मोमेंट लिखेंगे तो क्या होता है, p वेक्टर दैट इज इक्वल टू q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड d वेक्टर इट मींस डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ठीक है, अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं कि अगर आप किसी भी फार पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आएगा, तो इसको हम डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, मान के चलो कि यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए क्या है ई वेक्टर, तो अगर हम यहाँ पे ये कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पे अगर आप लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हो नेट फोर्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन वो आता है इक्वल टू 0, ये सब आपको पता होगा। सो इसका हम लोग कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा है। तो जब आप इसका नेट फोर्स को कैलकुलेट करते हो अगर किसी भी डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब कि जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पे जब नेट फोर्स कैलकुलेट करते हो, हाँ कंडीशन ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पे नेट फोर्स कितना आता है स्टूडेंट, 0 के बराबर आता है। लेकिन नेट फोर्स 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन पे नेट टॉर्क इक्वल टू 0 आए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा ये कंडीशन ये मतलब कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि जिस ऑब्जेक्ट पे जिस बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क 0 हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए कि ये एक लेंथ है, इस पे एक फोर्स इधर लगा रहा है और एक फोर्स इधर लगा रहा है, तो इस पे आप लोग नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आता है, 0 आता है। बट ये क्या करता है, रोटेट करता है इस फोर्स के कारण। बट यहाँ पे क्या आता है कि नेट टॉर्क आप कैलकुलेट करते हो तो नेट नॉट इक्वल टू 0। तो इसी प्रकार से इस डिस्ट्रीब्यूशन पे नेट फोर्स तो 0 आया, लेकिन यहाँ पे नेट टॉर्क इक्वल टू 0 नहीं आता है जब यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे जो नेट टॉर्क आता है स्टूडेंट वो कितना आता है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर, ये पी वेक्टर यहाँ पे क्रॉस ई वेक्टर। इस प्रकार से ये फार्मूला होता है नेट टॉर्क को कैलकुलेट करने का। आप लोग पढ़े होंगे ये फार्मूला को, नेट टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट कि ये जो पी वेक्टर है, जो यहाँ पे हम इसका फार्मूला ये लिखे, ये क्या कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है नेट टॉर्क, मतलब उस पे जो नेट टॉर्क कितना लगेगा उसको डिसाइड कर रहा है। मतलब कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितना टॉर्क लगेगा उसको कौन डिसाइड कर रहा है स्टूडेंट, दो चीज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पी वेक्टर। और पी वेक्टर किसका प्रॉपर्टी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी है। इट मींस कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कितना टॉर्क लगेगा उसको डिसाइड कर रहा है। तो इसी कारण पी वेक्टर को हम लोग मूवमेंट टर्म दिए। मूवमेंट मींस कि वो मूवमेंट को डिसाइड कर रहा है जब उसको एक यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख रहा है।
तो इसी कारण इसको मूवमेंट दिए। डाइपोल नेम देने का कारण है कि यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, मतलब कि दो पोल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसी कारण हम इसको डाइपोल नेम देते हैं। तो इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, बिकॉज इट डिसाइड मूवमेंट। इट मीन बल्कि ये टॉर्क को डिसाइड करता है जब इसको यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का कंसेप्ट। अब हम लोग पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का कंसेप्ट इसलिए पढ़े क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पे। तो हमारा टॉपिक है अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, उससे पहले कुछ कुछ टर्म जो आपको आना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कि मान के चलिए कि एक करंट कैरिंग वायर को, अगर आप एक करंट कैरिंग वायर को इसमें, जिसमें मान के चलिए कि आई करंट जा रहा है, तो एक करंट कैरिंग वायर है जिससे आई करंट जा रहा है, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, एक करंट कैरिंग वायर को। तो जब आप एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स एग्जर्ट होता है। उस करंट कैरिंग वायर पे क्या एग्जर्ट होता है, फोर्स। तो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पे एक फोर्स आता है। वो फोर्स का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इस करंट कैरिंग वायर का स्मॉल लेंथ को लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डीएल लेंथ, और इस डीएल लेंथ पे हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। और वो सब डीएल लेंथ पे हम लोग मान के चलिए कि हम डीएफ फोर्स को कैलकुलेट किए, और ये सब फोर्स को पूरा लेंथ पे एडिशन करते बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर आ जाता है। तो ये डीएफ का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, डीएफ वेक्टर दैट इज इक्वल टू आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस प्रकार से हम लोग एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इस स्मॉल एलिमेंटल लेंथ पे कितना फोर्स लगता है, df वेक्टर दैट इज इक्वल टू आई dl क्रॉस b वेक्टर। जो dl का स्टूडेंट, dl इसका लेंथ है, स्मॉल एलिमेंट का लेंथ है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन में ही हम लोग इसका डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर ये तो छोटा सेगमेंट के लिए निकला, एलिमेंटल सेगमेंट के लिए अगर नेट फोर्स निकाला ये पूरा सेगमेंट में, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एफ नेट दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल क्रॉस बी वेक्टर, और इस प्रकार से हम लोग नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर को कैलकुलेट करते हैं। अब एक कंडीशन ले रहा है कि हम एक लूप, हमें कंडीशन ले रहा है कि एक करंट कैरिंग लूप को, इस प्रकार से करंट कैरिंग लूप है जिस, अब हम लोग देखते हैं कि इस लूप को कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, पहले हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मान के चलिए कि ये स्पेस में, ये प्लेन में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मान के चलिए 4 टेस्ला है और इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो इस पॉइंट पे भी जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 4 टेस्ला होगा और डायरेक्शन सेम ही होगा, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड करने का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि पहले देखिए, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे 4 टेस्ला है तो यहाँ पे भी 4 टेस्ला होगा। अगर अगला सेकंड, नेक्स्ट सेकंड अगर 5 टेस्ला यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया और यहाँ का भी मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, बट स्ट्रेंथ अभी भी एट एवरी पॉइंट इन स्पेस सेम है, तो इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, बट इसको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलेंगे। दैट मींस कि ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, पहले 4 टेस्ला था फिर 5 टेस्ला हो गया। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड करने का मतलब कि एट एवरी पॉइंट इन स्पेस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो समय के साथ वेरी नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मान के चलिए करंट कैरिंग लूप है जिसे आई करंट जा रहा है, इसको हम कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इस पे हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो मान के चलिए कि इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम एक स्मॉल सेगमेंट लेंगे कुछ इस प्रकार से, जिसको हम लोग बोलेंगे डीएल, ठीक है। और ये डीएल पे हम लोग क्या काम करेंगे कि फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से। तो हम लोग क्या लगाएंगे, डीएफ, मतलब कि इस स्मॉल सेगमेंट पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, डीएफ इज इक्वल टू आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्मॉल सेगमेंट पे फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि इसी फोर्स को पूरा सेगमेंट के लिए डीएफ 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 एलिमेंट का फोर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे हम लोग डीएल लेंगे, फिर यहाँ पे डीएफ कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे डीएल लेंगे, डीएफ कैलकुलेट करके पूरा लूप के लिए हम लोग ऐड कर देंगे। तो नेट फोर्स ऑन करंट करेंगे लूप इन अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमारे निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं कि दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो राइट साइड नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे करंट, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, करंट कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट है। तो करंट और ये क्या होगा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई बी वेक्टर क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर, ठीक है। मतलब कि ये पहले ऐसे लिखा था, मतलब कि अगर हम इसको जनरली नेक्स्ट स्टेप लिखते तो पहले इसको ऐसे लिखते रहे, क्योंकि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म है, तो हम इसको दोनों को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया आई बी वेक्टर क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर। अब देखिए जो डीएल वेक्टर है हम यहाँ पे क्लोज लूप के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये सर्कल इसलिए बना देते हैं कि जब भी हम क्लोज्ड के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे हम लोग लिमिट्स नहीं रखते हैं। मतलब कि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कोई पॉइंट होगा ए, पॉइंट बी, तो यहाँ पे हम लोग डीएल का लिमिट्स रखेंगे। यहाँ पे डीएल का हम लोग लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। बट क्लोज्ड के लिए कोई लिमिट्स नहीं होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्लोज साइन दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका नेट डीएल वेक्टर कितना होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो सम ऑफ ऑल डीएल वेक्टर, मतलब कि सब डीएल वेक्टर का समेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया इस करंट कैरिंग लूप पे, नेट फोर्स 0 आ गया। तो जब भी एक करंट कैरिंग लूप को कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे कितना नेट फोर्स लगता है, 0 लगता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि इस पे अगर नेट फोर्स इक्वल टू 0 लग रहा है तो नेट टॉर्क भी इक्वल टू 0 ही लगे। इस पे नेट टॉर्क मे भी इक्वल टू 0 हो भी और मे भी इक्वल टू 0 ना भी हो। तो हम लोग क्या काम किए कि हम इसका मैथमेटिक्स को सॉल्व किए। उसका मैथमेटिकल पार्ट में अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है उसका मैथमेटिकल पार्ट को जानने के लिए तो हम नेक्स्ट लेक्चर इसका मैथमेटिकल पार्ट पे ही बना देंगे। तो लंबा होता है बट मैथमेटिक्स इजी होता है। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि इस करंट कैरिंग लूप पे नेट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। अब नेट टॉर्क कैलकुलेट करते टाइम हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क को कैलकुलेट करें, बिकॉज अगर हम लोग एक्सिस को चेंज करते हैं तो नेट टॉर्क का भी वैल्यू अलग आता है। हम लोग रोटेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम ऑन बॉडी अगर हम कैलकुलेट करते हैं या नेट टॉर्क, तो वहां पे डिपेंड करता है कि हम किस एक्सिस या किस पॉइंट के अबाउट हम वो नेट टॉर्क या नेट एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी कंडीशन पढ़े होंगे कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप नेट टॉर्क कैलकुलेट कीजिएगा तो हमेशा कितना आता है, सेम वैल्यू आता है। किसी भी पॉइंट के अबाउट आप नेट टॉर्क कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू सेम आता है। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि इसका नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस और इसको बोल दिए जेड एक्सिस, इस प्रकार से। और हम जब इसको कैलकुलेट किए, मतलब कि इसका मैथमेटिकल पार्ट में गया, थोड़ा मैथमेटिक्स लंबा रहा और इसका हम लोग नेट टॉर्क कैलकुलेट किए तो उसका सिर्फ रिजल्ट को लिखना है, इसका डेरिवेशन पार्ट या कैलकुलेशन पार्ट पे हम नहीं जा रहे हैं। तो इसका नेट टॉर्क इक्वल टू आया टी वेक्टर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे कैपिटल आई लिख ले रहे हैं, तो वो आया आई और आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस प्रकार से नेट टॉर्क आया। इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो नेट टॉर्क यहाँ पे आया। तो देखिए स्टूडेंट इस फार्मूला को ऑब्जर्व कीजिए और आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला को ऑब्जर्व कीजिए।
ये दोनों सिमिलर आ रहा है। वहां पे हम लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किए थे तो कितना आया था स्टूडेंट, आया था डाइपोल मोमेंट का टॉर्क कैलकुलेट किए थे तो नेट टॉर्क कितना आया था, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इस प्रकार से आया। तो हम लोग बोले थे कि ये जो क्वांटिटी है जो कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क को डिसाइड कर रहा है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन पे, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना नेट टॉर्क लगेगा। तो इसी का सिमिलर ये है स्टूडेंट कि ये जो क्वांटिटी है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर पे या करंट कैरिंग लूप पे कितना नेट टॉर्क लगेगा वो डिसाइड कर रहा है। मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मूवमेंट को डिसाइड कर रहा है। तो इसी कारण इस क्वांटिटी को हम लोग बोल दिए मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोल दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट, बिकॉज ये डिपेंड मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं कर रहा है। दिस प्रॉपर्टी मतलब कि हम लोग देखे थे कि ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार से ये जो क्वांटिटी है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि उस लूप के अंदर कितना करंट है, उस लूप का मतलब कि अरेंजमेंट किस प्रकार से है वो लूप का, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है। और ये क्वांटिटी किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना नेट टॉर्क होगा उसको डिसाइड कर रहा है। तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। और यहाँ पे डाइपोल क्यों लगा है स्टूडेंट, यहाँ पे तो डाइपोल इसीलिए लगा दिए थे कि यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जैसा टर्म था, मतलब कि, लेकिन यहाँ पे डाइपोल इसलिए लगा दिया कि यहाँ पे फॉर्मूला का सिमिलरिटी दिख रहा था, तो इसको मैग्नेटिक मूवमेंट नाम बोलकर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोल दिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का कहीं ना कहीं सिमिलरिटी ही था। तो और इसी कारण हमारा ये जो आई ए वेक्टर है उसको म्यू वेक्टर बोल दिए, एंड दैट इज म्यू वेक्टर इज इक्वल टू आई ए वेक्टर। और ये जो म्यू वेक्टर है इसको बोल दिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोल दिए। तो ये रहा हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको मिटा रहे हैं, अगर मान के चलो कि इसी चीज को हमको डिफाइन करना होता मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को, हम अगर इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें आई करंट जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है, दैट इज यू वेक्टर दैट इज इक्वल टू आई और ए वेक्टर, इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर देते। तो आप इस फार्मूला को रिलेट नहीं कर पाते कि इसको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोले ही क्यों, इसका फार्मूला ये है ही क्यों, बट इसका मैथमेटिकल पार्ट पे गए तो हमको रिलेट हुआ कि हम इस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इसको बोले क्यों और इसका फार्मूला ये होता क्यों है। तो इसी कारण कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है जिसको समझने के लिए उसका मैथमेटिकल पार्ट में जाना होता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो ए वेक्टर है वो है क्या, ए वेक्टर मतलब कि इस जो लूप है उसका एरिया का जो मैग्नीट्यूड है उसको ए वेक्टर बोलते हैं, और ई वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि परपेंडिकुलर टू एरिया किस साइड, परपेंडिकुलर टू एरिया इस साइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, तो किस साइड को लेना है, तो वो डिफाइन करता है ये एरो, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि हम अपना फिंगर को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा थंब किधर जा रहा है, इनसाइड, तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा वो इनसाइड द लूप होगा एंड परपेंडिकुलर टू द लूप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इस प्रकार से मैग्नेटिक मूवमेंट का कांसेप्ट ये रहा। अगर इसका मैथमेटिकल पार्ट को अगर समझना है तो आप बताइए, इसका मैथमेटिकल पार्ट में भी जाएंगे और थोड़ा और मतलब कि इसका जो फॉर्मूला को समझने के लिए और डीपली जाने के लिए कुछ और मैथमेटिक्स है तो उसको मैथमेटिक्स को भी समझेंगे, बट ये आज का कंसेप्ट